हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आप भी जानते हैं कि आज के विषय पहलू में जिस एक बिंदु पे हमारी चर्चा होने जा रही है, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और राज्य स्पेशल परीक्षाओं की संकल्पनाओं को आधारित करते हुए हम यहाँ पे कुछ विषयांक के बारे में चर्चा करते हैं, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और विषय संकल्पना में खास करके जीके जीएस जो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है खास हमारी परीक्षाओं के लिए, तो उन्हीं को आधारित करते हुए कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ पे आप सबके सम्मुख करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि रोज की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके इसी बिंदु इसी पर्याय के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागी विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशाल अच्छी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी विषयांक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करें। पहले प्रश्न के साथ कहा जा रहा है कि अशोक के द्वारा एक सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष दैश में एक स्तंभ पर था। तो ये लोकेशन की जब बात की जाए तो ये पूछा जा रहा है कि अशोक के द्वारा जो बेसिकली सिंह स्तंभ बनवाया गया है, अगर उसकी बात की जाए तो वह आपको कहां देख मिलती है। अशोक के द्वारा जो एक आपका सिंह स्तंभ बनाया गया है, अगर उसकी बात की जाए तो वह आपको देखने को मिल जाता है। तो अशोक के बारे में आपने सदैव सुना होगा। अशोक एक बड़े महत्वपूर्ण राजा के रूप में दिख मिलते हैं और इन राजा की जब बात की जाए तो इन राजा के माध्यम से यह जो सिंह स्तंभ बनवाया गया है वह आज हमें कहाँ देखने को मिलता है। नाम है कन्नौज में, गौतम बुद्ध नगर में, संभल में, सारनाथ में। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा किसकी बात चल रही है, अशोक के बारे में बात चल रही है। अशोक की जब बात की जाए तो अशोक के माध्यम से क्या किया गया, यह आपका स्थापित कराया गया है। और इस सिंह चतुर्मुख की जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा। इसकी जब बात की जाए तो यह मुख्य रूप से कहां पे स्थापित है, तो यह मुख्यतः आपके सारनाथ में स्थापित है। कहां पे? सारनाथ की जब बात की जाए तो सारनाथ में इसकी स्थापना देख मिलती है। सारनाथ के परिपेक्ष को आप भी जानते हैं कहां पे पड़ता है, तो यह बनारस के पास में पड़ता है। और जहां पे आपने सदैव सुना होगा कि इसे क्या किया गया है, जो मुख्य आपका शिलालेख है उसे इस सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित भी किया गया है। ठीक है, तो सारनाथ का जो संग्रहालय है उसमें आपका इसे संरक्षित भी किया गया है। एक मुख्य ध्यान रखिएगा कि इसी शिलालेख की जब बात की जाए, मतलब ये जो सिंह स्तंभ है अगर इसकी बात की जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर मुख्यतः सामने की तरफ क्या है, आपके शेर दिखते हैं, बगल से आपके शेरों की आकृति होती है, फिर आपके बगल से एक शेरों की आकृति होती है, लेकिन जो पीछे की तरफ के शेर हैं वो हमें विजुअल नहीं होते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो उसमें कुल क्या है, 1 2 3 4 4 शेर आकृति है। लेकिन 4 शेर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमें क्या होता है, हमें केवल सामने के 3 शेर दिखते हैं। क्या होते हैं? सामने के 3 शेर क्या होते हैं, विजुअल होते हैं। और इसी सामने के 3 शेरों की जब बात की जाए तो इसको हमने क्या किया है, आप भी जानते हैं। आज हम जब बार बार कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का नाम, तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया है। तो सिंह स्तंभ लेख की जब बात की जाए तो इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ये आपके सारनाथ में स्थापित है। इसकी स्थापना क्यों की गई, क्योंकि आपने शेर की गर्जना हमेशा सुनी होगी। और शेर की गर्जना की जब बात की जाए तो शेर की गर्जना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब ये चघाड़ता है तो उस दशा में क्या होता है, ये अलग अलग दिशाओं में जाता है। और इस आवाज की जब बात की जाए तो इसी कारण से, क्योंकि अशोक ने कहा कि भगवान बुद्धा की जब बात की जाए तो भगवान बुद्धा ने यहां सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया। और पहली बार जब उपदेश दिया, अर्थात सीधे तौर पे कहें तो धर्म की शुरुआत हुई। और धर्म शुरुआत की जब बात की जाए अर्थात यहाँ पे बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। तो इसी बौद्ध धर्म को क्या करना है, बौद्ध धर्म के जो आपके उपदेश हैं उनको क्या करना है, उनको हमें आज ब्रह्मांड की जो चारों दिशाएं हैं उन चारों दिशाओं तक पहुंचाना है। और इसी चारों दिशाओं तक पहुंचाने के लिए ही खास करके यह आपका स्तंभ लेख आपका स्थापित किया गया है। यहाँ पे वैसे ध्यान रखिएगा, इसके अलावा खास करके आपने सुना होगा धमेखा स्तूप भी आपको दिख मिलता है। कौन सा? धमेखा स्तूप की जब बात की जाए तो ये भी आपको दिख मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चौखंडी स्तूप का भी नाम ध्यान रखिएगा। चौखंडी स्तूप की जब बात की जाए तो चौखंडी स्तूप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आपके सारनाथ का अवस्थिति ध्यान रखिएगा। वैसे बनारस में एक लोकेशन भी आपको याद आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक मूल गंधकुटी विहार भी आपको दिख मिलती है। और इस मूल गंधकुटी विहार की जब बात की जाए तो यहीं पर क्या किया था, भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने 5 साथी
मित्रों को क्या किया था, आपका उपदेश दिया था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि बताइए देव नाम प्रिय। आज देव नाम प्रिय की जब बात की जाए तो यह एक नाम हमें देखने को मिलता है। यह नाम किसे दिया गया था? देव नाम प्रिय। खासा हर्ष को दिया गया था, अशोक को दिया गया था, कनिष्क को दिया गया था, या फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। त्रिपिटक क्या होता है? त्रिपिटक आपने सुना भी होगा। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 संकलन आपको देख मिलते हैं, जिसको हम इसके अंतर्गत देखते हैं, जिसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित आपके नियम कानून उपदेश या उनके संस्कार हैं उनके बारे में इसमें सूचना मिलती है। ठीक है, चलिए यहां पर अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? कहा जा रहा है कि बताइएगा देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ये किसके नाम के साथ शामिल होता है? तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, अगर हम अपने यहां पे एक राजा की बात करें और उस राजा का नाम देखा जाए तो उस राजा का नाम है अशोक। अशोक की जब बात की जाए तो अशोक बड़े लेवल पे क्या था? शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि ये बौद्ध धर्म का मानने वाला था और बौद्ध धर्म को एक तरीके से कह सकते हो बड़े स्तर पे मानता था। इसकी एक विशेष पहचान आपने देखी भी होगी। कहां पे? जब इसने कलिंग युद्ध की बात की तो आपने सदैव देखा होगा कि कलिंग के युद्ध के उपरांत क्या हो जाता है, इसका मन परिवर्तित होता है और इसने कहा कि अब हम पूरे विश्व को युद्ध की बजाय क्या करेंगे, हम धम्म से जीतेंगे। और यहां पे इसने क्या किया, धम्म की शुरुआत कर दी और इस तरीके से धम्म के परिप्रेक्ष्य में इसने क्या किया, बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से अपनाया। तो जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो इसने क्या किया, भगवान बुद्ध की जब बात की जाए तो भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित जितने भी आप कह सकते हो कि स्थल थे या लोकेशन थे, वहां पर संबंधित विषय वस्तु को आधारित करते हुए इसने क्या किया है, कुछ जगह पर स्तूप, कुछ जगह पे शिलालेख, ऐसी चीजों को क्या कर रखा है, स्थापित करा रखा है। अब इन्हीं बिंदुओं की जब बात की जाए तो इन्हीं बिंदुओं में चूंकि अशोक के द्वारा ये आपके स्थापित कराया गया है, तो आपने एक अभिलेख के बारे में सुना होगा जिसका नाम है भाम्ब्रो अभिलेख। भाम्ब्रो अभिलेख, अगर इसकी बात की जाए तो भाम्ब्रो अभिलेख की जब बात की जाए तो इस अभिलेख में क्या होता है, अशोक को यहां पे क्या बोला गया है, प्रियदर्शी का नाम दिया गया है। क्या बोला गया है? अशोक को यहां पे प्रियदर्शी का नाम दिया गया है। लेकिन अशोक के संबंधित अगर अन्य लोकेशन की बात करें तो अन्य लोकेशन में जितने भी आपके अभिलेख होते हैं उनमें से देव नाम प्रिय की उपाधि दी गई है। तो अशोक की जब बात की जाए तो अशोक ने क्या किया है, अशोक की जब बात की जाए तो अशोक अलग अलग लोकेशन में शिलालेख स्थापित कराए हैं, जिनमें खास करके चूंकि इन्होंने स्थापित कराया है तो इसी कारण से इनके नाम को यहां पे क्या किया जाता है, खास करके बोला जाता है। एक नाम और आपने सुना होगा किसके बारे में, मास्की अभिलेख के बारे में। मास्की अभिलेख में तो इसे बुद्ध सांख्य की संज्ञा दी गई है। क्या बोला गया है, मास्की के अभिलेख की जब बात की जाए तो वहां पर इसको बुद्ध सांख्य की संज्ञा भी दे दी गई है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम इसके देख मिलते हैं, जैसे देवनाम प्रिय हो जाता है, आपके प्रियदर्शी हो जाता है, बुद्ध सांख्य हो जाता है, इवन आपका अभिलेख में कह सकते हो कि अशोक, तो इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम आपको देख मिलते हैं। इवन अशोक के मुख्य नाम की बात की जाए तो अशोक का मुख्य नाम कहां पे देख मिलता है, तो अशोक का मुख्य नाम आपको देख मिलता है जब आप जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख की जब बात की जाए तो वहां पर अशोक इसका मुख्य नाम आपको देखने को मिल जाता है। कहां पे, जूनागढ़ के अभिलेख की जब बात की जाए तो यहां पर इसका नाम अशोक ही मिलता है। खासा इसमें आपने रुद्र दामन वगैरह का नाम सुना होगा, तो रुद्र दामन वगैरह की जब बात की जाए तो उनसे समित इसका नाम होता है। यहां पे इसका वास्तविक अशोक जो नाम है वही लिया गया है, क्योंकि सीधी सी बात, जब भी आप कोई काम करते हैं, आजकल आपने देखा होगा ना, विधायक सांसद रोड बनवाते हैं तो एक बड़ा सा पत्थर लगवा देते हैं ना कि माननीय विधायक जी के द्वारा ये चीज आपकी बनवाई गई। तो इसी तरीके से जब भी कहीं पर इसने कुछ काम किया तो उसमें जाहिर सी बात है इसके द्वारा किया गया, तो इसके नामों की चर्चा अलग अलग संदर्भों में मिलती है। बहरहाल, अशोक का कौन सा शिलालेख ऐसा है जिसमें ब्राह्मी लिपि प्रयोग नहीं किया गया है? सामान्यतः अगर देखा जाए तो आपने सदैव सुना होगा, जब हम बौद्ध धर्म की बात करें, 6ठी शताब्दी की बात करें, तो 6ठी शताब्दी के अंतर्गत आप भी जानते हैं कि उस टाइम पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये आपको मिलती है। आज जिस एक हिंदी का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, खासा अगर देखा जाए तो मूल माना जाता है कि संस्कृत भाषा से हमारे हिंदी का उद्गम हुआ है, लेकिन जब हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसमें आपने पाली, प्राकृति, औहट्ट, सौरसैनी, ऐसे कई सारे नामों को चिन्हित देखा। लेकिन अब यहां पे देखा जाए तो आपकी एक लिपि है ब्राह्मी लिपि, जैसे हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, ये भाषा, ये कौन सी भाषा है, ये हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा की जब बात की जाए तो इसे हम किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं।
आपने कई बार सुना भी होगा। देवनागरी लिपि की जब बात की जाए तो उसमें सीधा संदर्भ क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसे खास करके कह सकते हो कि बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। जबकि उर्दू की जब बात की जाए तो उर्दू के परिप्रेक्ष्य आपने कई बार सुना होगा, उसका संबंध जो होता है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है, तो पंजाबी भाषा के बारे में आपने सुना होगा, इसे हम गुरमुखी लिपि कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरमुखी लिपि का नाम देते हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक लिपि और आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, खास करके कश्मीर की भाषा। तो कश्मीरी भाषा की जब बात की जाए तो ये किस में लिखी जाती है, तो कश्मीर में जो लिपि है उसे हम कहते हैं शारदा लिपि। क्या कहते हैं, शारदा लिपि की जब बात की जाए तो शारदा लिपि का नाम देखने मिलता है। तो अलग अलग नामों की जब बात की जाए तो अलग अलग नामों में यह नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अब ब्राह्मी लिपि की जब बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। ये कौन सा शिलालेख आपको देखने को मिल जाता है। खासा अगर देखा जाए तो ये कहां से समित है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, तो यह आपको दिख मिलता है, आपने कई बार सुना होगा शहबाज गढ़ी के बारे में। शहबाज गढ़ी बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहां पे पड़ता है, तो ये आज आपके पाकिस्तान की जब बात की जाए तो पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है। खास करके एक गांव है मर्दाना, मर्दाना गांव की जब बात की जाए तो वहां पे पाकिस्तान में ये शहबाज गढ़ी का एक आपका क्या होता है, खास एक नाम देखने को मिल जाता है। मर्दाना जिला खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर यह आपका अभिलेख देख मिलता है जिसको हम बोलते हैं शाहबाज गढ़ी का अभिलेख। क्या बोलते हैं, शाहबाज गढ़ी के अभिलेख के रूप में जानते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये क्या किया गया है, ये आपके अशोक के ही माध्यम से तीसरी शताब्दी में स्थापित किया गया है। क्या बोलते हैं, तीसरी शताब्दी। तीसरी शताब्दी की जब बात की जाए तो तीसरी शताब्दी में क्या किया गया है, इसे स्थापित कराया गया। ठीक है, तो अशोक की जब बात की जाए तो अशोक के द्वारा इसे तीसरी शताब्दी में स्थापित कराया गया है। कहां पे देख मिलता है, तो ये आपके शाहबाज गढ़ी में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इवन ध्यान रखिएगा, ये जो शाहबाज गढ़ी का अभिलेख है इसको यूनेस्को की जब हम बात करते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को की जो विरासत सूची होती है उसमें भी शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की विरासत सूची की जब बात की जाए तो उसमें भी शामिल किया गया था, कब, 2004 में। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे क्या किया गया है, यहां पे खास करके कह सकते हो कि विरासत सूची के अंतर्गत। ठीक है, विरासत सूची की जब बात की जाए तो जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची होती है उसमें क्या किया गया, इसको आपका यहां पे शामिल किया गया है। अब एक चीज बात आती है कि जब इसमें ब्राह्मी लिपि नहीं इस्तेमाल है तो कौन सी लिपि इस्तेमाल की गई है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक मुख्य लिपि इस्तेमाल की गई है उसका नाम आता है खरोष्टी लिपि। क्या बोलते हैं, खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि की जब बात की जाए तो यह आपके इसमें इस्तेमाल की गई है। तो अधिकतर मात्रा में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का संदर्भ आपके अशोक के विभिन्न अभिलेखों से होता है। लेकिन जब हम मुख्य रूप से बात करते हैं ये शाहबाज गढ़ी का अभिलेख जो आपके पाकिस्तान के अंतर्गत देख मिलता है, यहाँ पर खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। कहा जा रहा है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों की जब बात की जाए तो आमतौर पर आपको त्रिपिटक देखे मिलते हैं और इस त्रिपिटक को हम लोग सामान्यतः क्या बोलते हैं, थ्री फोल्ड बास्केट के रूप में भी जानते हैं। अब इस थ्री फोल्ड बास्केट की जब बात की जाए तो थ्री फोल्ड बास्केट के अंतर्गत कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, कौन सा बिंदु ऐसा है जो त्रिपिटक या फिर थ्री फोल्ड बास्केट के अंतर्गत नहीं आता है। आपका अभिधम्ब पिटक, सूक्त पिटक, उपासना पिटक या फिर आपके विनय पिटक। नामों की जब बात की जाए तो नामों के अंतर्गत खास करके जब हम विभिन्न नामों की चर्चा करें तो नामों के अंतर्गत इसका सही जवाब हो जाएगा कि थ्री फोल्ड बास्केट की जब बात की जाए तो इसमें कौन सा नाम आपका शामिल नहीं होता है, कौन सा नाम ऐसा है जो इसके अंतर्गत आपका शामिल नहीं है। पाली भाषा के अंतर्गत आपने कई बार सुना भी होगा, क्या है ये, किस में लिखी गई है, तो ये मुख्य रूप से आपकी पाली भाषा में लिखी गई है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब हम बात करते हैं छठी शताब्दी के आसपास, तो छठवीं शताब्दी के आसपास आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पर जैन धर्म का भी विस्तार था और जैन के अलावा आपके बौद्ध धर्म का भी विस्तार था। तो बौद्ध लोग अपनी बातों को किस में रखते थे, तो ये आपके पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे, जबकि जैन की बात की जाए तो ये लोग क्या करते थे, ये प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें कौन शामिल नहीं है, ठीक है, कौन सा विषय इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहां पे कौन सा शामिल नहीं है, खास करके अभिधम्ब, सूक्त पिटक, उपासना पिटक या फिर आपके विनय पिटक, कौन सा बिंदु आपका शामिल है।
सूक्त पिटक, नाम से ही पता चलता है इसमें सूक्त की बात की गई है। और शुद्ध रूप से आप कह सकते हो कि बुद्ध के द्वारा जितने भी आपके प्रवचन दिए गए हैं, ठीक है, बुद्ध के द्वारा जो आपके प्रवचन दिए गए हैं या आप कह सकते हो विभिन्न उपदेश दिए गए हैं, उनको क्या किया गया है या आपके सूक्त पिटक के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। तो सूक्त पिटक की जब बात की जाए तो सूक्त पिटक में क्या है, ये सारी चीज आपको दिख मिलती है। धम्मा के बारे में, धम्मा के बारे में जो चर्चा मिलती है, अर्थात आप कह सकते हो कि जो दार्शनिक विचार है, दार्शनिक विचार या आप कह सकते हो कि उपदेश है, उसको क्या किया गया है, यह इसमें आपका समाहित किया गया है। तो अभिधम्म की जब बात की जाए तो अभिधम्म के अंतर्गत दार्शनिक विचार या फिर जो आपके कह सकते हो कि उपदेश हैं, उनको इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। जबकि विनय पिटक की जब बात की जाए तो इसमें क्या शामिल है, इसमें आप कह सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म से संबंधित है या फिर आप कह सकते हो कि संघ से संबंधित है, तो उसके नियम कानून या फिर नियमावली, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उन सब चीजों के बारे में एक पूरी चर्चा आपको दिख मिलती है। तो त्रिपिटक की जब बात की जाए, जिसको हम थ्री फोल्ड बास्केट के रूप में नाम देते हैं, उसमें तीन जो शामिल है, मुख्य रूप से आपके कौन कौन से शामिल है, तो आप कह सकते हो इसमें जो शामिल संख्या आपको दिख मिलती है, अभिधम्म पिटक होती है जिसमें दार्शनिक विचार हो जाते हैं, सूक्त पिटक जहां पे बुद्ध के प्रवचन या फिर आपके उपदेश देख मिलते हैं, साथ ही साथ विनय पिटक जिसमें बौद्ध धर्म के संघ के जो आपके नियम कानून है वो आपके चिन्हित हैं, उपासना पिटक जैसी कोई संरचना इनमें आपको नहीं देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मुख्य रूप से पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध के द्वारा कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, बुद्ध के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो फिर ये कहां से आई, ये आई है इनके मृत्यु के बाद। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद क्या किया गया, जो इनके शिष्य थे, जो इनके उपासक थे, उन लोगों ने क्या किया है, इसका संकलन किया है। ठीक है, तो इनके डेथ के बाद, इनकी मृत्यु के बाद कह सकते हो कि बुद्ध के द्वारा कोई किताब नहीं लिखी गई है, ना कोई ऐसी संरचना को जन्म दिया गया। लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके विचारों को कैसे समाहित रखा जाए, कैसे लोगों तक प्रेषित किया जाए, उसके लिए क्या होता है, इनके जो शिष्य होते हैं या जो अनुयायी होते हैं, उन लोगों के माध्यम से इनके इन उपदेशों को संकलित किया गया। तो तीन किताब आपने सदैव सुना होगा, जिसको हम त्रिपिटक इसी कारण से नाम भी देते हैं। और इस त्रिपिटक की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो कि अभिधम्मा, अभिधम्म में धर्म के बारे में पूरी चर्चा होती है, दार्शनिक विचार। सूक्त पिटक, सूत्र की बात होती है, तो भगवान बुद्ध ने जितने उपदेश दिए। और विनय, विनय की बात की जाए तो नियम कानून से संबंधित आपको देख मिलता है। ठीक है, आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है चरक संहिता। आज चरक संहिता की बात की जाए तो चरक संहिता का संबंध हमें देखने को मिलता है। ये राजनीति से संबंधित है, ये चिकित्सा से संबंधित है, ये वास्तुकला से है, या फिर आपके गणित से संबंधित है। खास करके चरक संहिता की जब बात की जाए तो चरक संहिता का नाम हमें देखने को मिलता है। आज चरक संहिता की बात की जाए तो चरक संहिता का नाम हमें देखने को मिल जाता है। चरक संहिता ये राजनीति से संबंधित है, चिकित्सा से, वास्तुकला से, या फिर आपके कह सकते हो कि गणित विषय से संबंधित है। एक्चुअली आप भी जानते हैं पुराने समय के बारे में जब हमें अध्ययन करना होता है तो उस दशा में हमारे पास क्या है, कुछ ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐसी पुरानी किताबों को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है और उसको अध्ययन करके जो उस समय काल की जानकारी होती है उसको हासिल करना होता है, तभी हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं। देखिए, इतिहास जानने के सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से, या तो कोई चीज कहीं हमें मिल जाए अवशेष के रूप में तो उसे हम जानकारी उससे लेते हैं, और नहीं तो कोई लिखित संरचना हमें प्राप्त हो जाए। नहीं कुछ मिलती है तो बहुत सारे आपने जैसे वैदिक काल वगैरह के बारे में सुना, हड़प्पा काल में जहां पे लिखित साक्ष्य नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, चिन्हों का एक तरीके से कह सकते हो मापांकन करते हुए उनका एक गेस्ट लगा करके, गेस्चर के आधार पे चीजों को जानते हैं। तो इसी आधार पे आपने इतिहास को देखा भी होगा, खास करके प्राचीन काल, मध्यकाल और जब हम बात करते हैं आधुनिक काल, तो इस तरीके से डिवाइड भी किया गया है, जहां पे चीजों को पढ़ा गया है, जहां पे कुछ साक्ष्य मिले, इवन कहीं तो कुछ साक्ष्य भी नहीं मिला है। जब हम बहुत सारे पुराने साक्ष्यों की बात करें तो वहां जीवाश्म वगैरह का अध्ययन हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहरहाल हम बहुत पीछे चले गए। यहाँ पे अगर हम बात की तो जो हमारा मिडल एज कह सकते हो, मिडल एरा की जब बात की जाए तो उसमें कई सारे वैज्ञानिकों के माध्यम से, मतलब कई सारे विद्वानों के माध्यम से कुछ अलग अलग विषय के ऊपर पुस्तक लिखी गई हैं। और इन्हीं पुस्तकों की जब बात की जाए तो इनमें एक पुस्तक है जिसका नाम है चरक संहिता। आज चरक संहिता की बात की जाए तो चरक का नाम देखने को मिलता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है चरक नाम के व्यक्ति के द्वारा। चरक की जब बात की जाए तो ये पेशे से कह सकते हो एक चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं, एक वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। तो आज जिन जिन हम विभिन्न प्रकार की दवाओं के बारे में चर्चा करते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उस टाइम पे इसका मतलब प्रयोग करने की जो एक विधा थी
वह इनके समय में आपको दिख मिलती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो चरक का जो संबंध है वो कनिष्क के दरबार से आपको दिख मिलता है। तो कनिष्क के दरबार की जब बात की जाए तो कनिष्क के दरबार में इनका नाम आता है, और खास करके आप कह सकते हो कनिष्क का संबंध किससे था, तो ये कुषाण वंश से संबंधित था। ठीक है, तो कुषाण वंश के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हो कनिष्क के दरबार के ये दरबारी कवि थे। जैसे आजकल काफी चर्चा थी रामायण के, और रामायण के बारे में आपने देखा था मणि पर्वत अयोध्या में पड़ता है, लेकिन मणि पर्वत संजीवनी बूटी की जब बात की जाए तो उस समय के वैद्य कौन थे, तो आपने कई बार सुना होगा कि रामायण काल की जब बात की जाए तो रामायण काल में खास करके जब हम रावण की बात करते हैं अर्थात लंका की बात करते हैं, तो लंका का जो दरबारी वैद्य था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुसेन। क्या नाम था, सुसेन की जब बात की जाए तो सुसेन का नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो सुसेन की जब बात की जाए तो ये रावण के दरबारी में खास करके कह सकते हो एक कवि के रूप में जाना, एक वैद्य के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, तो इसी ने क्या किया है, इसी ने चरक संहिता नाम की पुस्तक लिखी है, और ये मुख्य रूप से किससे समित है, तो आप सीधे कह सकते हो कि ये चिकित्सा से समित है। अर्थात यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें विभिन्न प्रकार के रोग, उनकी पहचान और उनके निदान के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। इवन आप कह सकते हो कि निदान कम औषधि वगैरह के बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से हम किसी एक कह सकते हो कि दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रोग, पहचान, निदान, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की गई है। इवन कई बार आपने सुना होगा चरक के बारे में बताया जाता है कि उसी टाइम पे इन्होंने क्या किया था, ये जो शल्य चिकित्सा होती है, ऑपरेशन, तो शल्य चिकित्सा वगैरह का भी यहां पर इन्होंने खोज कर लिया था। एक पुस्तक की प्रवृत्ति कई बार पूछी जाती है, लगे हाथ उसे याद कर लीजिएगा। आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, आचार्य विष्णुगुप्त के बारे में। विष्णुगुप्त, आज विष्णुगुप्त की जब बात की जाए तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है चाणक्य। चाणक्य की जब बात की जाए तो इनका वैसे वास्तविक नाम क्या है, तो आप भी जानते हैं कौटिल्य। कौटिल्य की जब बात की जाए तो इनकी एक जो पुस्तक है, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो हमारे जहन में ये आता है कि अर्थशास्त्र है तो रुपया पैसा की बात किए होंगे चाचा जी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ बाबा जी ने जो बात की है वो रुपए पैसे के ऊपर कोई बात नहीं की है, बल्कि इनकी जो पूरी पूरी संकल्पनाओं का एक आधार है वह किससे समित है, तो वह आपको दिखती है। नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन ये पूरी चर्चा किस पे है, राजनीति के ऊपर आधारित है। राजनीति, राजा, सेना, मित्र, इन सब मुद्दों के ऊपर आधारित ये आपकी पुस्तक मिलती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि पुस्तक प्रकार की जब बात की जाए तो ये तो क्लियर रहा कि चरक संहिता में चरक चिकित्सा से समित थे, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य की जब बात की जाए तो इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये चिकित्सा या अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि ये राजनीति से संबंधित है। कई बार इस पुस्तक के प्रवृत्ति के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बाकी कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है खगोलविद, खगोलविद बारहमिहिर और कवि कालिदास। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध किसके दरबार से आपको दिख मिलता है। अब ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पुराने राजा महाराजा वगैरह रहा करते थे वह अपने दरबारों में ऐसे विशेष व्यक्तियों को रखते थे, और इससे क्या होता था, जैसे आज हम लोग, हमारे पास इसरो है, डीआरडीओ है, हाँ है ना, जिससे हम क्या करते हैं, भविष्य के बारे में शोध करते हैं। जैसे हम सूर्य की खोज कर रहे हैं, हम मंगल की खोज कर रहे हैं, शुक्र की खोज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से पुराने राजा महाराजा भी क्या करते थे, अपने दरबारों में ऐसे व्यक्तियों को रखते थे कि ये क्या करेंगे, ये मुख्य रूप से उनके दरबार में रह करके उस समय प्रवृत्ति के बारे में और आगे की एक जो संकल्पना होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कवि कालिदास, कवि कालिदास आप भी जानते हैं, इनका नाम बड़ा प्रमुख आता है, और साथ ही साथ खगोलविद बारहमिहिर। तो इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम देखने को मिलता है। खास अगर देखा जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, आपने एक राजा नाम सुना होगा समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के एक उत्तराधिकारी थे। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम आता है किसके रूप में, चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जब बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जब बात आती है तो इन्हीं के दरबारों में इनका नाम दिख मिलता है। तो क्या नाम आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय की जब बात की जाए तो इनकी एक उपाधि भी थी, आपने कई बार सुना होगा, इनको प्यार से विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो विक्रमादित्य की जब बात की जाए तो विक्रमादित्य का नाम ध्यान रखिएगा। खासा अगर इनकी बात की जाए तो इन्हीं के दरबार में ये लोग निवास करते थे। तो विक्रमादित्य की जब बात की जाए तो विक्रमादित्य का नाम ध्यान रखिएगा, जिनका संबंध यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर आपके विक्रमादित्य। खासा अगर देखा जाए तो इनको लोग क्या करते थे, प्यार से देवराज की भी नाम देते थे, देवराज। और देवराज के अलावा अगर देखा जाए तो इन्हें देवगुप्त भी नाम दिया जाता था।
ठीक है, देवराज और देवराज के अलावा देवगुप्त की जब बात की जाए तो ये भी इनकी उपाधियों के अंतर्गत आपको दिख मिलता है। इवन कई बार आपने सुना होगा इनको देवश्री भी कहा जाता था, देवश्री। ठीक है, तो देवश्री, देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या होती हैं, उपाधि आपको दिख मिलती हैं। अब इनकी जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था, अपने दरबार में 9 रत्न एक तरीके से व्यवस्थित किए थे। जैसे आपने अकबर का नाम सुना है, उसी तरीके से 9 रत्नों की बात की है। हालांकि 9 रत्न नहीं ये नाम देते हैं, इनके दरबार में इनको हम 9 विद्वानों के रूप में देख पाते हैं। जिस तरीके पे आपने अकबर के बारे में सुना है, अकबर की जब बात की जाए तो अकबर के दरबार में क्या थे, 9 रत्न हुआ करते थे। तो 9 विशेष व्यक्तियों का समूह हुआ करता था। तो यहां पे भी उसी तर्ज पर 9 विद्वानों का एक समूह हुआ करता था। और 9 विद्वानों के समूहों की जब बात की जाए तो उनके नामों की जब बात की जाए तो जैसे आपने धन्वंतरी के बारे में सुना होगा, धन्वंतरी की जब बात की जाए तो धन्वंतरी का नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, धन्वंतरी, धन्वंतरी, धन्वंतरी की जब बात की जाए तो धन्वंतरी का नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। धन्वंतरी के अलावा अगर देखा जाए तो आपने छपड़क का नाम सुना होगा। छपड़क की जब बात की जाए तो छपड़क आ जाते हैं। छपड़क के अलावा आप कह सकते हो शंकु। इवन एक कथा आपने सदैव सुनी होगी बेताल भट्ट के रूप में, तो बेताल भट्ट की जब बात की जाए तो ये यहीं से आपके समझ थे। इवन आप कह सकते हो कि यहीं पे बारूची का नाम प्रमुख रूप से आता है। तो ऐसे कुछ नाम आपके क्या हो जाते हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम क्या हो जाते हैं, इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 9 विद्वानों का एक विशेष समूह जो था वो विक्रमादित्य के दरबार में क्या करता था, निवास करता था। ठीक है, 9 विद्वानों का समूह इनके दरबार में निवास करता था। और इसी परिप्रेक्ष्य में खासा ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या बोलते हैं इनको, इनको हम लोग खास करके विक्रमादित्य की भी उपलब्धि देते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि हर्षवर्धन के माध्यम से 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया गया। अब अगर इसकी बात की जाए तो ये 5 इंडीज बेसिकली था क्या, 5 इंडीज मतलब आप कह सकते हो कि ये जो इंडिया के 5 आपके तत्व देख मिलते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम हमें देखने को मिल जाता है। खासा जब हम बात करते हैं किसके रूप में, अपने यहाँ पे हर्षवर्धन के समय काल के बारे में, तो हर्षवर्धन की जब बात की जाए तो हर्षवर्धन ने क्या किया, 5 इंडीज को अपने अंतर्गत शामिल किया। हर्षवर्धन, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 606 से लेकर के 645 ईस्वी की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर क्या थे, इस समय काल तक आपके विद्यमान थे। तो 6 से लेकर के 645 तक, सॉरी 45 नहीं 47 तक क्या थे, ये हमारे यहाँ पर विद्यमान थे। अब इनकी जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है, पूरे राज्यों की जब बात की जाए तो राज्यों में अपने शासन प्रशासन को व्यवस्थित करने की बात की। और इस परिपेक्ष में आप कह सकते हो इन्होंने 5 इंडीज की संकल्पना को व्यवस्थित किया। अब 5 इंडीज की जब बात की जाए तो 5 इंडीज की संकल्पना किससे समित थी, तो खासा ध्यान रखिएगा इसमें पंजाब शामिल था। पंजाब के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कौन कौन शामिल थे, पंजाब था, पंजाब के अलावा कन्नौज था, कन्नौज के अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन सबको इन्होंने शामिल किया। इवन आपने कई बार सुना होगा हर्षवर्धन की जब बात की जाए तो हर्षवर्धन बेसिकली अगर इनकी बात की जाए तो ये वर्धन वंश के बारे में आपने सुना होगा, इससे संबंधित एक बड़े प्रसिद्ध राजा थे। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इनकी जो राजधानी पहले हुआ करती थी वह कहाँ पे थी, तो वह थानेश्वर थी। थानेश्वर बेसिकली आज आपके हरियाणा में पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत ही अपने राजधानी को विस्तार दिया था। और इस विस्तार की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, अपनी एक सेकंड कैपिटल बनाई। और सेकंड कैपिटल की जब बात की जाए तो यह किसे घोषित किया, तो यह घोषित किया था आपके यूपी का एक स्थल है जिसका नाम है कन्नौज। तो कन्नौज की जब बात की जाए तो कन्नौज को क्या किया, इन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल बना दिया था। सेकंड कैपिटल की जब बात की जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं कि दूसरी राजधानी कन्नौज जो बेसिक आपके क्या है, गंगा नदी के किनारे आपको दिख मिलता है। तो कई बार आपने सुना होगा कन्नौज के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, कई सारे धर्म सम्मेलन वगैरह भी करा रखे हैं। धर्म सम्मेलन वगैरह की जब बात की जाए तो ये आपके कन्नौज से देखने को मिलता है। और यही कारण होता है कि कन्नौज जो कि उस टाइम पे काफी महत्वपूर्ण नगर माना जाता है, तो इसे नगर श्री भी कहा जाता है, महोदया भी नाम दिया जाता है, या फिर महोदय नगर के रूप में भी जाना जाता है।
आज धर्म सम्मेलन की बात की जाए तो बताया जाता है कि हर्षवर्धन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रयागराज के अंतर्गत भी क्या किया था, धर्म सम्मेलन वगैरह कराया था। और साथ ही साथ कुंभ मेले की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत की थी। इवन प्रयागराज में आकर के ये क्या करता था, बहुत ज्यादा दान देने वगैरह की बात भी करता है। ठीक है, तो दान देने की परंपराओं का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इनके दरबार की जब बात की जाए तो इनके दरबार में खासा ध्यान रखिएगा, कई सारे व्यक्ति भी निवास करते थे। हालांकि इनकी जब बात की जाए तो ये खुद अपने आप में क्या थे, एक कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। और कवि की जब बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है, अपने परिपेक्ष आपने नाम भी सुना होगा किसके रूप में, जैसे एक नाम आता है रत्नावली। रत्नावली, तो रत्नावली नाम की पुस्तक जो है वह इनके द्वारा बताई जाती है कि लिखी गई है। ठीक है, रत्नावली की जब बात की जाए तो रत्नावली नाम की एक पुस्तक होती है, वह इनके माध्यम से लिखी गई है। इवन अगर देखा जाए तो एक पुस्तक और आपको दिख मिलती है नागानंद करके, क्या नाम है, नागानंद। तो नागानंद की जब बात की जाए तो ये भी इन्हीं के द्वारा क्या की गई है, लिखी गई है। तो ये भी अपने आप में कवि थे। हालांकि इनके दरबार में कवि और आते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, क्या बोला जाता है उनको, उन्हें बाणभट्ट नाम दिया जाता है, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट इनके दरबारी कवि थे और इनके बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने हर्षचरित लिखी है, हर्षचरित नाम की पुस्तक लिखी है। और हर्षचरित के अलावा अगर देखा जाए तो इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है बाणभट्ट, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इन्हीं की लिखी है कि कलहण ने लिखी है, बोल रहे हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है, एक पुस्तक और कोई लिखी है, बड़ी फेमस पुस्तक है, रिकॉल होगा तो बताइएगा। जैसे हमें लग रहा है राजतरंगिणी शायद कलहड़ ने लिखी है। ठीक है, राजतरंगिणी ये कलहड़ की पुस्तक है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है और एक और पुस्तक है, नहीं पद्मावत नहीं है, पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। एक पुस्तक बड़ी फेमस है इनकी, काफी चर्चा में रहती है। राजतरंगिणी तो कलहड़ की है, हर्षचरित है एक पुस्तक। अरे कोई बता दो कमेंट करके, क्या दिक्कत है, आसान हो जाएगा और लोग भी जान जाएंगे, हमारा भी रिकॉल हो जाएगा। ऐसे ऐसा क्या नाम है उसका, हम भूल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आएगा यार तो बताइएगा। यहाँ पे बात करें कि वह स्थल बताइए, वह स्थल बताइए जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो एक नाम आता है कि हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध महासम्मेलन आपका किया गया। तो मुख्यतः आप कह सकते हो कि जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर धर्म सम्मेलन वगैरह, प्रयागराज में कुंभ वगैरह, लेकिन इसकी जब बात की जाए तो इसने भी बौद्ध धर्म को एक तरीके से माना। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इस परिपेक्ष में बौद्ध महासम्मेलन वगैरह का आयोजन किया था। ठीक है, तो बौद्ध महासम्मेलन वगैरह की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बौद्ध महासम्मेलन वगैरह की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं हम, एक सेकंड, क्या नाम था, बाणभट्ट। कभी कभी कोई चीज आसान भी हो जाती है, कभी कभी कोई कठिन भी हो जाती है। चलिए, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा कि बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य जो पुस्तक लिखी गई है। कादम्बरी, हाँ कादम्बरी नाम की एक पुस्तक है। ठीक है, कादम्बरी नाम की एक पुस्तक इनकी देख मिलती है। कादम्बरी काफी फेमस नाम होता है ना, कादम्बरी, ये भी पुस्तक इनकी लिखी गई है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करें, आपके उत्तर देश को आधारित करते हुए बौद्ध महासम्मेलन। बौद्ध महासम्मेलन की जब बात की जाए तो बौद्ध महासम्मेलन हर्षवर्धन के माध्यम से कहां पर आयोजित किया गया, यह कहां पे आपका आयोजित किया गया। तो मुख्यतः आप कह सकते हो कि ये जो सम्मेलन था अभी आपने देखा कहां से, तो ये आपको देख मिलता है प्रयागराज। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज से इसकी क्या की गई, शुरुआत की गई। और इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि ये क्या करता था, प्रत्येक 5 वर्ष पे क्या करता था, प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करता था, ये यहां पर आता था। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में खास करके प्रत्येक 5 वर्ष पे आता था और ये सम्मेलन भव्य स्तर पे क्या किया जाता था, आयोजित किया जाता था। खास अगर देखा जाए तो इसे नाम भी दिया जाता है किस रूप में, महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद की जब बात की जाए तो इसके रूप में इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, महामोक्ष परिषद की जब बात की जाए तो उसके रूप में भी इसे नाम दिया जाता है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि चाइना के यात्री जो थे विंग चांग, अगर इनकी बात की जाए तो ये भी क्या हुए थे, यह भी इसमें शामिल हुए थे। खास करके जो 6ठे नंबर का था, ठीक है,
तो आप कह सकते हो कि जो 6वें नंबर का था, अगर उसकी बात की जाए तो 6वें सम्मेलन में ह्वेन चांग की जब बात की जाए तो ये भी शामिल हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण बात होती है। 6ठे सम्मेलन की जब बात की जाए तो ह्वेन चांग भी इसमें शामिल हुआ था। तो प्रयागराज के बौद्ध के अंतर्गत देखा जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि कन्नौज के पूर्व में खास करके हर्षवर्धन की जब बात की जाए तो ये कहाँ का शासक था। हर्षवर्धन की बेसिकली अगर बात की जाए तो ये कहाँ के शासक माने जाते हैं। कन्नौज से पूर्व खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम देखने मिलता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन माना जाता है कि हमारे परंपराओं में अंतिम हिंदू वंश, अंतिम हिंदू राजा, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम लिया जाता है कि हमारे यहाँ पर अगर हम अलग अलग कैटेगरी की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के रूप में अंतिम हिंदू राजा के रूप में खास करके हर्षवर्धन का नाम लिया जाता है। हर्षवर्धन की जब बात की जाए तो हर्षवर्धन के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम देख मिलता है। अच्छा, हर्षवर्धन कैसे राजा बना था तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने एक इनके पूर्व के संदर्भित राज्यवर्धन नाम के व्यक्ति आते हैं, इनकी इन्होंने क्या की थी, हत्या कर दी थी। तो राज्यवर्धन की हत्या करके ये क्या हुए थे, हर्षवर्धन यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो राज्यवर्धन की जब बात की जाए तो राज्यवर्धन की हत्या कर करके ये कह सकते हो सीट प्राप्त किए। अगर इनकी बात की जाए तो ये पहले चरण में जो राजधानी इनकी थी वो थी थानेश्वर, वहां पे पड़ती है हरियाणा में। तो हरियाणा, अभी हमने पीछे चर्चा भी किया था कि थानेश्वर हरियाणा की जब बात की जाए तो इनकी पूर्व की राजधानी थी। बाद में इन्होंने क्या किया, आप कह सकते हो कि अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, और दूसरी राजधानी जो बनाई वह किसे नाम दिया था, तो वह आपके कन्नौज को नाम दिया था। कन्नौज, आज कन्नौज को हम अलग अलग संदर्भों में जानते हैं। पहली बात, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं इसको, आज हम इत्र नगरी के रूप में जानते हैं, लेकिन पुराने समय में इसकी उपलब्धि वैभवता बहुत ज्यादा थी, तो इस कारण से आप भी जानते हैं इसको महोदया भी नाम दिया जाता है और नगर श्री भी कहा जाता है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, अर्थात एक ऐसा शहर जिसमें धन वैभव का बहुत ज्यादा मात्रा है। नगर श्री के अलावा अगर देखा जाए तो इसको महोदय नगर भी नाम दिया जाता था, और कई बार आपने सुना होगा इसको कान्य कुब्ज भी कहा जाता है, कान्य कुब्ज भी कहा जाता है। ठीक है, तो कान्य कुब्ज के रूप में भी नाम दिया जाता है। तो अलग अलग इसके नाम आपको दिख मिलते हैं। इवन एक नाम और ध्यान रखिएगा, जब हमारे यहाँ पर सल्तनत काल वगैरह का समय आता है तो उस टाइम पे इसने जो एक उपाधि हासिल की उसे कही जाती है पूरब का ग्रास। क्या कहते थे, पूरब का ग्रास भी कहा जाता है। तो कई बार आपके कन्नौज को पूरब का ग्रास भी कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की बात करें, एक परियोजना है दुलहस्ती परियोजना। अगर इसकी बात की जाए तो ये किस एक नदी पर आधारित है। दुलहस्ती परियोजना की जब बात की जाए तो ये किस एक नदी पर आपको देखने को मिलती है। दुलहस्ती परियोजना खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध है चिनाब नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, या फिर आपके इनमें से। दुलहस्ती परियोजना खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या है, दुलहस्ती परियोजना ऐसी कोई परियोजना तो हमारी गंगा नदी पर नहीं स्थित है, ये तो बिल्कुल असत्य बात है। तो गंगा को हम यहाँ पे अलग ही रखते हैं, गंगा पे ऐसी कोई परियोजना नहीं स्थित है। गंगा की अगर बात की जाए तो गंगा पे नहर जरूर देख मिलती है, कई बार आपने देखा भी होगा, खास किसके रूप में, ऊपरी गंगा नहर, फिर आपके मध्य गंगा नहर, और फिर आपके क्या हो जाती है, निचली गंगा नहर होती है। ये इस पे नहरें ज्यादा बनाई गई हैं। ठीक है, तो नहर की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलती है, इस पे ऐसी कोई परियोजना नहीं है। हाँ, अगर इसकी बात की जाए तो अब इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, खास करके ये जो परियोजना है मुख्यतः अगर देखा जाए तो कहां से समित है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आपने जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा। तो जम्मू कश्मीर की जब बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये जो यहाँ पर एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है चिनाब नदी। ठीक है, तो चिनाब नदी की जब बात की जाए तो चिनाब नदी के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम देखने को मिल जाता है। तो जम्मू कश्मीर की जब बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में खास करके किश्तवाड़ जिला, किश्तवाड़ जिले की जब बात की जाए तो किश्तवाड़ जिला जो है वहां पे क्या होता है, इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। किश्तवाड़ जिला की जब बात की जाए तो ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, कुल मिलाजुला के अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से क्या होता है, हमारे यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, और लगभग 390 मेगावाट बिजली क्या होता है यहाँ पे आपका उत्पादित होता है। कितना, 390 मेगावाट बिजली की जब बात की जाए तो आपको देखने को मिल जाती है। ये परियोजना जो है वो है रन ऑफ रिवर। खासा आप भी जानते हैं कि पानी बहता रहता है और हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि पानी बहता रहता है और पानी को हम क्या करते हैं, उसके माध्यम से बिजली बना लेते हैं। तो रन ऑफ द रिवर परियोजना के रूप में ये आपकी जानी जाती है।
मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपने देखा भी होगा बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रे की जब बात की जाए तो बारालाचा दर्रे के पास से क्या होती है, इस चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी की जब बात की जाए तो चिनाब नदी का जो एक उद्गम है वो कहाँ से पड़ता है, तो वह आपके बारालाचा दर्रे के पास में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहाँ से, बारालाचा दर्रे की जब बात की जाए तो वहां से इसका नाम देखने को मिल जाता है। खास करके आपने नाम भी सुना होगा लाहुल क्षेत्र। तो लाहुल क्षेत्र की जब बात की जाए तो वहां से इसका उद्गम है। ठीक है, आगे की बात करें, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर कितने परसेंटेज आपको ताजा जल की मात्रा देख मिलती है। आज फ्रेश वाटर की जब बात की जाए तो पूरे ग्राउंड पर, पूरे एनवायरनमेंट पे हमें कितना आपका एक कह सकते हो फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर की संख्या आपको दिख मिलती है। अच्छा, एक काम जरूर करिएगा, अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि आप लोग अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा जरूर करिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी क्या किया जा सके, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। और यही हमारी सदैव से संकल्पना होती है। और पहली बार अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को भी लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करते हुए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नए नए सेशन, ऐसी नई नई संकल्पनाओं का एक विशेष आधार जो होता है वो अन्यत्र कहीं नहीं, केवल केवल यही मिलती है। ठीक है, ताजा पानी। वैसे तो आपने सुना होगा पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी जो आज हमारी संकल्पना है, अगर इसकी हम बात करें तो पृथ्वी के बारे में आपने सदैव सुना होगा कि ये जो पृथ्वी है, ओ माय गॉड, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या मानी जाती है, ये पूरी तरीके से आज हम नीला ग्रह के रूप में कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं इसमें 3/4 क्या है, आपका पानी है। मतलब आप कह सकते हो 3 हिस्सा पानी है, केवल एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो इसमें क्या होता है, आपके स्थल के रूप में दिख मिलता है। जो आपने देखे होंगे विभिन्न प्रकार के, जो आप कह सकते हो कि अवस्थिति के आधार पे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ प्लेट वगैरह आपको दिख मिलती हैं। खास करके जो आप कह सकते हो कि इस अवस्थिति के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कहीं हिमालय है, कहीं अफ्रीका है, कहीं अमेरिका है, तो ऐसे आपके छोटे छोटे द्वीप आपको दिख मिलते हैं। बाकी जो अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे कहीं अंतरिक्ष वगैरह से, तो वहां पर आपको पूरी पृथ्वी क्या होगी, पानी पानी से ही दिखेगा। और इसी कारण से आपने सुना भी होगा, खास करके पृथ्वी को क्या बोला जाता है, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कह देते हैं। और पूरे सौर मंडल की जब बात की जाए, हमारे खास करके जब हम बात करते हैं तो उसमें केवल केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके परिप्रेक्ष्य में आपको पानी देखने मिलता है, और वह होता है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी की जब बात की जाए तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। और नीला ग्रह या जल पाए जाने के नाते इसको हम जलीय ग्रह भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो नीला ग्रह या फिर इसे जलीय ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ताजा पानी कितना है। ध्यान रखिएगा कि नो डाउट हमारे यहाँ पर 3/4 पानी है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये जो मुख्य रूप से पानी है वो शुद्ध रूप से कह सकते हो कि सब लगभग लगभग खारा पानी है। और खारे पानी की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि हम उसे पी नहीं सकते हैं, हम उसका दैनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आज अगर 3/4 की बात की जाए, करीब करीब 71% हमारे पूरी पृथ्वी पर पानी है, तो उस पूरी पृथ्वी पर भी खास करके देखा जाए तो आप कह सकते हो कि खारे पानी की मात्रा अच्छी खासी मात्रा है। अब अच्छी खासी मात्रा जब आपके खारे पानी के रूप में है, तो फिर मीठा पानी कितना है। तो इस 71% की जब बात की जाए तो लगभग लगभग 60% से ज्यादा पानी क्या है, यह आप कह सकते हो कि आपके खारे पानी के रूप में है। तो खारे पानी की जब बात की जाए तो खारे पानी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, यहां पे कुल पानी में लगभग लगभग 97% पानी ऐसा है जो क्या है, खारा पानी है। तो बाकी जो बचता है वही क्या हो जाता है, बाकी जो बचता है वह आपका मीठा पानी होता है। और ये जो मीठा पानी होता है, आज अगर इसकी बात की जाए तो ये मीठा पानी खास आपने सुना होगा कितना परसेंट है। पहली बात तो ये तो 3% हो जाता है। और 3% की जब बात की जाए तो ये कहां पे मिलता है, तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा ग्लेशियर में मिलता है। ग्लेशियर की जब बात की जाए तो उसमें विद्यमान है। आपने नदी के माध्यम से देखा होगा, नदी के अलावा तालाब की जब बात की जाए तो उसमें आपने देखा होगा। खासा अगर देखा जाए तो आपने भूजल के रूप में आपने देखा होगा। भूजल अर्थात ग्राउंड वाटर की जब बात की जाए तो ग्राउंड वाटर के रूप में यह आपको दिख मिलता है। तो अधिकतर मात्रा में अगर देखा जाए तो अधिकतर मात्रा में क्या है, आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर पानी उपलब्ध है। लेकिन इस पानी की जब बात की जाए तो इस पानी के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, अधिकतर मात्रा में खारे पानी के रूप में होता है। और खारे पानी की जब बात की जाए तो खारे पानी के परिप्रेक्ष्य केवल केवल 3% क्या है, या आपके हमारे पृथ्वी पर मीठा पानी देख मिलता है। और मीठे पानी की जब बात की जाए तो उसको हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोकेशन में देख पाते हैं जैसे ग्लेशियर, नदी, तालाब, भूजल।
बाकी अगर देखा जाए तो बाकी खारा पानी है और हमारी सदैव से एक कोशिश रहती है कि खारे पानी को कैसे हम इस्तेमाल कर पाएं, उसके योग्य बनाए जा सके। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक विशेष एग्जाम्पल है। क्या है? सतह पर जल संसाधन का एक विशेष एग्जाम्पल है। झील है, कुआं है, समुद्र है या फिर आपका टैंकर है। क्या कहा जाता है? अगर हम सतह पर जल प्रबंधन की बात की तो उसके लिए कौन सा नाम आपको देखने को मिल जाता है? सतह पर जल संसाधन। बेसिक अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा? अब कुआं अगर देखा जाए तो कुआं में पानी कहां से आता है? कुआं में जो पानी आता है उसके बारे में आपने देखा भी होगा, ये किससे आता है? तो ये भूजल का एक स्रोत होता है और ग्राउंड वाटर जो होता है वो धीरे धीरे रिस रिस करके क्या करता है? आता है। टैंकर की जब बात की जाए तो ये तो आप कह सकते हो ये कृत्रिम प्रकार है, और कृत्रिम मतलब कह सकते हो इसमें पानी को हम लोग पंप वगैरह के माध्यम से भरते हैं। समुद्र की जब बात की जाए तो समुद्र के परिप्रेक्ष्य आप भी कह सकते हो कि समुद्र में जो पानी आता है वह बेसिकली क्या होता है? वो नदियों के द्वारा लाया गया पानी इसमें गिरा दिया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी नदियां वगैरह चलती हैं उनके माध्यम से क्या होता है, जब ये सब एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं तो उस दशा में क्या होता है, ये समुद्री क्षेत्र आपका निर्मित होता है। तो बचा कौन? सीधे शब्दों में आप कह सकते हो झील। आज झील की जब बात की जाए तो झील की जो संरचना पाई जाती है, आपने सदैव देखा होगा कुछ इस तरीके से क्या होता है, किसी एक स्थल पे आपको ऐसा संदर्भ देख मिलता है और इसके अंतर्गत क्या होता है, आपके पानी विद्यमान होता है। तो पानी की जब बात की जाए तो पानी की मात्रा इसमें क्या हो जाती है, आपके विद्यमान देख मिलती है, और ये सदैव सदैव पर क्या होती है, जैसे बरसात आता है तो बरसात आने की दशा में ये ओवरफ्लो हो जाती है, और इवन आप कह सकते हो कि जब बरसात चली जाती है तो धीरे धीरे इसका पानी सिमटने में भी लगता है। तो झील की जब बात की जाए तो ये दो तीन प्रकार से बनती है। पहली तो आपने एक नाम सुना होगा कृत्रिम, कृत्रिम झील बन जाती है जो मनुष्यों के प्रयास के स्वरूप बनाया जाता है, और एक आपकी होती है प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील का जो संदर्भ है अगर इसकी बात की जाए तो इसका बताया जाता है कि कहीं पर कोई बड़ा सा एक एरिया है और जिसमें क्या है, कोई खास करके खड्ड वगैरह की मात्रा है, तो उसमें क्या होता है, पानी एकत्रित हो जाता है, तो वही आपकी झील के रूप में होता है। इसकी जब बात की जाए तो ये कुछ तरीके से आपको देख मिलती है। ठीक है, तो झील जो है वो सतह पर स्थित है, ये जमीन की गहराई में नहीं देख मिलता है। आप कह सकते हो झील की जो एक संकल्पना होती है वो अधिकतम हमें लगता है 10 मीटर 20 मीटर आपकी गहराई लिए होगा, बहुत ज्यादा ये आपको नहीं देख मिलेगा। ठीक है, तो झील की जब बात की जाए तो झील इसमें आपको देख मिलता है। कहा जा रहा है कि वर्ष 2004-5 की जब बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ठीक है, जनसंख्या की जब बात की जाए तो जनसंख्या की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। यहाँ पे गलत है, ये होना चाहिए आपका 2023-24। ठीक है, 2023-24 की जब बात की जाए तो 2023-24 का संदर्भ आपको दिख मिलता चाहिए, क्योंकि अब अगर संख्या की बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से दिख मिलता है। ठीक है, तो संख्या की जब बात की जाए तो कौन सा एक ऐसा लोकेशन है जहां पे जनसंख्या में क्या हुई है, एक अच्छी खासी मात्रा में ग्रोथ हुई है। जनसंख्या की जब बात की जाए तो एक ऐसी ही संकल्पना जहां पर एक अच्छी खासी मात्रा में वृद्धि हुई है। अब इसमें तो आप कह ही सकते हैं कि आज अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि किसमें रही है? सीधे शब्दों में हमारा जो एशिया महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारी जनसंख्या की जब भी बात आती थी तो बताया जाता था पूर्व काल में चाइना पहले नंबर पे था और भारत इसमें दूसरे नंबर पे था। लेकिन अभी आपने रिकॉर्ड आंकड़ों को देखा होगा और इसके माध्यम से क्या देखा, अब आपका भारत क्या है, जनसंख्या के मामले में टॉप लेवल पे आता है विश्व में, और चाइना क्या हो गया है, दूसरे नंबर पे आ चुका है। ठीक है, तो वर्तमान की जो स्थिति है वो क्या है, जनसंख्या के मामले में भारत पहले नंबर पे है और हमारा चाइना क्या हो जाता है, आपके दूसरे नंबर पे हो जाता है। तो ये वर्तमान अवस्थिति होती है जनसंख्या को लेकर के। तो सीधे शब्दों में महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि की बात की जाए तो ये आपके एशिया में हो जाती है, तो इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। एक बिंदु आता है कि दक्षिण एशिया में अगर हम बात करें तो अब आप नाम दीजिएगा कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला जो देश है वह आपको देखने को मिल जाता है। ये दक्षिण एशिया में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि जनसंख्या की जब बात की जाए तो सर्वाधिक परसेंटेज वाला देश कौन सा है? मतलब एक ऐसा देश बताइए जहां पर क्या है, जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है। ठीक है, जहां सबसे ज्यादा हम जनसंख्या के वृद्धि की बात करते हैं, तो जनसंख्या की वृद्धि की बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर किसकी बात चली है, वृद्ध जनसंख्या। वृद्ध मतलब आप समझिएगा जिसको हम क्या कहते हैं, अपने यहां पे बुजुर्ग की संज्ञा भी दे देते हैं। ठीक है, बुजुर्ग। आज बुजुर्ग की जब बात की जाए मतलब आप कह सकते हो कि जो 60 वर्ष से ऊपर होते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो 60 वर्ष से प्लस हो जाते हैं उनको बुजुर्ग कहा जाता है, और हमारे यहाँ पर 15 से लेकर के 59 वर्ष के जो जनसंख्या होती है वो हमारे यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या के रूप में जानी जाती है। तो आज इस संख्या की बात की जाए तो सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे आपको दिख मिलती है, सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, वृद्ध जनसंख्या।
विद्ध जनसंख्या की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, यह पिछले आंकड़ों की जब बात की जाए तो उसके अनुसार श्रीलंका में आपको मिलता है। देखिए हम बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर, ठीक है, तो अगर हम 100% की बात करें उस देश की जनसंख्या के एवज में, तो ये जो संख्या आती है श्रीलंका में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि श्रीलंका का जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 17.3%। कितना है? श्रीलंका की जो वैल्यू है वो है 17.3%। और बाकी अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में कितने विद्ध जनसंख्या है, तो भारत के अंतर्गत खासा ध्यान रखिएगा, भारत में ये संख्या है 9.8%। ठीक है, तो अब आप इसका अंतर लगा सकते हैं कि जब भारत में 9.8 है, श्रीलंका में 17.3 है। ठीक है, तो 100 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये आंकड़े की बात है। बाकी इंटेंशनली अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि श्रीलंका के पास तो इतनी जनसंख्या नहीं होगी, सीधी सी बात, हमारे भारत में ही क्या होगा, सबसे टॉप लेवल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत की जब बात की जाए तो भारत में ये संख्या हो जाती है। नेपाल में करीब करीब क्या है, नेपाल में करीब करीब आपके 8% लोग क्या होते हैं, आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। और इसी तर्ज पर अगर भूटान की बात की तो भूटान में बुजुर्ग लोगों की संख्या कितनी है, तो आपके 9% होती है। ठीक है, तो बाकी श्रीलंका में सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर करीब करीब 9% लोग आपके होते हैं। अवशिष्ट शक्तियां, अगर इसकी बात की जाए तो अवशिष्ट शक्तियों के विचार के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान की जब बात की जाए तो भारतीय संविधान ने किस देश के संबंध में क्या किया है, उसको ग्रहित किया है। एक्चुअली आप भी जानते हैं जो हमारा भारत का संविधान है, सबसे पहली बात तो इसे हम एक नाम ही देते हैं, क्या कहा जाता है, उधार का संविधान। उधार का संविधान, उधार के संविधान की जब बात की जाए तो इसके जो अधिकतर हिस्से हैं, खासा आप भी जानते हैं, लगभग 3/4 हिस्सा ये किससे लिया गया है, तो ये जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उससे आपका लिया गया है 1935 वाला। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी अलग अलग देशों की जो एक अच्छाइयां थी, जो वहां की संकल्पनाएं थी, उनसे हमने क्या किया है, कुछ विशेषताओं को ग्रहित किया है। अब उस ग्रहित विशेषताओं की जब बात की जाए तो उसमें क्या नाम आपको मिलता है कि ये जो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्ति नाम की संकल्पना होती है, वह हमें कहां से देख मिलती है, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति की जब बात की जाए तो ये हमें कहां से देखने को मिलती है, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति की जब बात की जाए तो ये कहां से दिख मिलती है, तो अवशिष्ट शक्ति मतलब आपने सुना होगा, एक तरीके से आपने 3 सूची के बारे में सुनी है, 3 सूची। तो 3 सूची की जब बात की जाए तो 3 सूची की संकल्पना आपने सदैव सुना होगा, हमने किससे लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची होती है। लेकिन फिर बात आती है जो कहीं पर नहीं है, ना तो राज्य सूची में है, ना तो केंद्र सूची में है, ना तो समवर्ती सूची में है, उसे हम अवशिष्ट सूची के रूप में जानते हैं। और इसका पूरा पूरा आधार आपके राष्ट्रपति के पास विद्यमान रहता है। खास करके देखा जाए तो ये प्रावधान हमने कनाडा से ले रखा है। कहां से, कनाडा की जब बात की जाए तो कनाडा से इसको हमने ले रखा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कनाडा की जब बात की जाए तो कनाडा से इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। और एक नाम जरूर ध्यान रखिएगा, काफी चर्चा में रहता है जब हम आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड से हमने क्या ले रखा है, नीति निर्देशक तत्व। सदैव आपने सुना होगा नीति निर्देशक तत्व की जब बात की जाए तो ये आपके आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, डीपीएसपी के रूप में जानते हैं। डीपीएसपी की जब बात की जाए तो डीपीएसपी से यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने जो आज हमारी वर्तमान संसद चलती है, तो संसदीय प्रणाली जो हम देख पाते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो संसदीय प्रणाली के रूप में इसका नाम दिया जाता है। और कई बार इसी कारण से आपने सुना भी होगा कि हम अपनी प्रणाली को क्या बोलते हैं, वेस्ट मिनिस्टरी प्रणाली के रूप में भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम देख मिलता है। अमेरिका से हमने क्या लिया, तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार वगैरह की जब बात की जाए तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं। फंडामेंटल राइट की जब बात की जाए तो ये आपके अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि भारत जैसे देशों के परिप्रेक्ष्य में खास करके उपयुक्त जो संघवाद है, इस संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप हमें देखने को मिलता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में संघवाद का एक श्रेष्ठ स्वरूप हमें देख मिलता है। क्या है, सहकारी संघवाद होगा, परस्पर विरोधी संघवाद होगा, सौदाकारी संघवाद होगा, या फिर केंद्रीयकृत संघवाद आपको देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर सीधी सी बात, हमारे यहाँ पर जो संघवाद है वो है सहकारी संघवाद। सहकारी का मतलब एक तरीके से कह सकते हो एक दूसरे के साथ लोग क्या करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा देश का जो संघ है वो नो डाउट हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर खास करके कह सकते हो कि हम संघ की बात करते हैं, लेकिन संघ की बात की जाए तो संघ के परिप्रेक्ष्य में हम सबका मिला जुला एक संघ कहते हैं। तभी आपने संविधान के अनुच्छेद में पहला नंबर आपने देखा होगा कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है, अकेला नहीं है, यह संघ तो है
लेकिन ये कैसे है, राज्यों का संघ है। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत अनुसूचियां आपको देख मिलती हैं। तो आज भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत के संविधान में कितनी आपकी अनुसूचियां देखने को मिल जाती हैं। भारत के संविधान के अनुसूचियों की जब बात की जाए तो ये नाम हमें देखने मिलती है। ऋषिकेश यादव, अच्छा अच्छी बात है, ऋषि होगा, चलो जो भी हो अच्छी बात है, आप जुड़े हैं, आपका स्वागत है। बस एक काम करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा ताकि उन लोगों को भी इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। भारत के संविधान के अनुसूचियों की जब बात की जाए तो इसकी संख्या क्या होती है, तो मुख्य रूप से आप भी जानते आज हमारे संविधान की जब बात की जाए तो संविधान में जो अनुसूचियां हैं वह आपको 12 अनुसूची देख मिलती है। कितनी? 12 अनुसूची आपको देख मिलती है। हालांकि मूल संविधान में हमारी 10 ही थी, लेकिन बाद में आप जानते हैं कि संविधान संशोधन करके 11वीं और 12वीं आपकी ऐड की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपको देखने को मिल जाता है। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर आपको देख मिलती है। शुरू दिनों में कितनी थी, तो शुरुआत की जब बात की जाए तो शुरू दिनों में हमारे यहाँ पर क्या थी, 8 अनुसूची हुआ करती थी। जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूची हुआ करती थी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी है। और 9वीं अनुसूची की जब बात की जाए तो 9वीं कब जोड़ी थी, 9वीं जोड़ी थी हमने पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। पहले संविधान संशोधन की जब बात की जाए तो हमने 9वीं जोड़ी। फिर हमने क्या किया, 10वीं अनुसूची जोड़ी। और 10वीं की जब बात की जाए तो आपके 52वें संविधान संशोधन के द्वारा देख मिलती है। फिर हमने 11वीं जोड़ी। 11वीं कब जोड़ी, तो ये आपके 73वें। और फिर 12वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई, ये आपके 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 4 अनुसूची आपके बाद में जोड़ी गई। और मूल की जब बात की जाए तो मूल क्या थे, मूल हमारे यहाँ पर 8 ही हुआ करते थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें कुल 8 अनुसूची हुआ करते थे। और अनुच्छेदों की जब बात की जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, 305 और 395 अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे संविधान की बात की जाती है तो आपने सुना भी होगा 26 नवंबर 1949 इस दिवस का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिवस में हमारा संविधान क्या हो गया था, तैयार हो गया था। लेकिन लागू हमने क्या किया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 1950 इसी कारण से हम अपने देश को क्या बोलते हैं, गणतंत्र की संज्ञा दे पाते हैं। और संविधान की बात की जाए तो उसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उसके लिए प्रारूप एक समिति डेवलप की गई थी और उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर बाबा साहब की जब बात की जाए तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसे हम लोग क्या कहते हैं। आज प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं, आमुख कहते हैं, प्रालेख कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, या फिर संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है, तो सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का मुख्य विषय ही आपने सुना होगा, उसे हम कहते हैं आमुख। आमुख मतलब एक तरीके से कह सकते हो जिसको नाम दिया जाता है प्रियम्बल। क्या बोला जाता है, अगर इसकी बात की जाए तो प्रियम्बल की संज्ञा दी जाती है। और प्रस्तावना की जब बात की जाए तो प्रस्तावना किसके द्वारा दिया गया था, तो आप भी जानते हैं ये विषय आपके प्रस्तुत किया गया था खास करके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू की जब बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, इसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में क्या किया गया था, रखा गया था। ठीक है, तो आज प्रस्तावना की जब बात की जाए तो प्रस्तावना का नाम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बारे में इसकी चर्चा भी की है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भारत की प्रस्तावना जो है वो आज हमें प्रियम्बल के रूप में दिख मिलती है। तो प्रस्तावना का संदर्भ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, इन प्रश्नों का विशेष संदर्भ ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े, इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बार बार आपसे कहते हैं क्योंकि आपकी संकल्पनाओं के लिए विधिवत तरीके से तैयार करता हुआ ये पूरा सेशन डिजाइन किया जाता है और जहां पर हम एक एक प्रश्नों के बारे में पूरी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब आज के विषय संकल्पना को हम यहीं विराम देंगे। पुनः आप भी जानते हैं कि अभी आपके जस्ट 6 बजे से, हालांकि क्लास का टाइम तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी हमने सोचा ये क्लास आपका खत्म हो जाए। ठीक है, तो 6 बजे से आपके पुनः आपकी क्या होगी, एक यूपी जीके का सेशन तुरंत इसके बाद देख मिलेगा, तो आप उसमें जुड़िएगा जरूर। ठीक है, तो यूपी जीके के सेशन में खास करके जुड़िएगा और बाकी रात के 9 बजे आप मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों मित्रों को साझा कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जाए, इस सेशन के माध्यम से जोड़ा जा सके। चलिए तो फिर आज के विषय को ही समाप्त करते हैं। चैनल पे पहली बार जुड़े थे तो इसे सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा, इस क्लास को लाइक करते हुए इस बिंदु को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।